आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर की एक टाइप हमने यहाँ पर छोड़ दी थी जो कि क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हम सबसे पहले जो है वो चलते हैं हम लोग सी के अंदर, और सी में जाने के बाद हम जाएंगे जैम के अंदर, और जैम में जाने के बाद हम चले जाएंगे एस टी डॉक्स के अंदर। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हम लोग आ चुके हैं एस टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर, और पीएचपी के अंदर हम लोग अपना सारा काम यहाँ पर कर रहे थे। तो इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। ओपन करने के बाद हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केस और इफ एल्स इफ और टर्नरी ऑपरेटर देखा था उस दिन। ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम लोग जरा ऑपरेटर पे वापस आते हैं, और हमने जो ऑपरेटर मिस किया था यहाँ पे वो कौन सा था? टर्नरी ऑपरेटर। कौन से? ओ सॉरी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन से? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये सारा कोड जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि मेरे लिए इजी हो देखना। इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। इन सबको हमने कर दिया कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और पीएचपी की बॉयलर प्लेट ओपन करेंगे। आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पीएचपी की बॉयलर प्लेट ओपन करने के बाद, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ से इको की स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। देखो, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है कम होना, यानी घाटा होना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो आपके पास होता है प्लस प्लस, क्या होता है? प्लस प्लस। और माइनस माइनस आपके पास क्या होता है? डिक्रीमेंट। प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो आपके पास वेरिएबल या एक्सप्रेशन या जो नंबर है, एग्जिस्टिंग नंबर है, उसमें ये प्लस वन कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? किसी भी नंबर के अंदर प्लस वन कर देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी नंबर के अंदर माइनस वन कर देता है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि अगर मुझे प्लस टू या माइनस टू करना है, उसका भी हल है। लेकिन आपके पास जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्लस वन और माइनस वन ही करते हैं। और किसी के जहन में अगर ये भी आ रहा हो, क्योंकि यहाँ बड़े मास्टर माइंड बच्चे होते हैं, तो बोलते हैं कि सर प्लस टू करना है तो क्या मैं चार प्लस लगाऊंगा? नहीं, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके साथ इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, ये आपके पास इंक्रीमेंट हो गया, और ये आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं? आपके पास कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब ये किसी सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। किस पे काम करता है? सिंगल ऑपरेंड पे। सिंगल ऑपरेंड का मतलब है, देखो अगर मैं टू प्लस टू लिखता हूँ, अब यहाँ पे ऑपरेंड कितने हैं? दो है। टू और टू क्या है? ऑपरेंड है, और उसके बीच में हमने प्लस का ऑपरेटर लगाया है। यानी कि आपका प्लस का ऑपरेटर दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे काम करता है। सिंगल ऑपरेंड पे चल सकता है? अगर मैं टू प्लस लिख दूं, उसका कोई मकसद है? नहीं है। ठीक है, अब कुछ ऑपरेटर होते हैं जो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे लगते हैं, कुछ होते हैं जो सिंगल पे लगते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, उन ऑपरेटर्स को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, लाइकवाइज हमने नॉट पढ़ा था। नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तो है, लेकिन उसकी एक कैटेगरी क्या है? यूनरी ऑपरेटर भी वो कहलाता है, यूनरी नॉट ऑपरेटर। क्योंकि नॉट जो है वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। देखो, जब हमने यहाँ पर नॉट पढ़ा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे नॉट हटा दिया। वैसे तो हम नॉट एक सिंगल एक्सप्रेशन पे लगाते थे पूरे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है। सिमिलरली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हमारे पास किस में आते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। इसी तरह बिटवाइज नॉट आता है एक। ठीक है, वो भी यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है, कि वो सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा होता है। ध्यान है? अच्छा, अब इसको लगाने का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ, डॉलर काउंट, और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ वन। क्या स्टोर करता हूँ? वन। अब डॉलर काउंट में क्या है? वन। अगर मैं ये लिखता हूँ कि डॉलर काउंट प्लस प्लस, अब हमेशा ये देखो एक सिंगल ऑपरेंड पे लग रहा है। डॉलर काउंट एक सिंगल ऑपरेंड है, उसके आगे मैंने क्या लिख दिया?
प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। इसका ये मतलब है कि डॉलर काउंट में जो भी वैल्यू रखी है उसके अंदर एक प्लस कर दो, क्या कर दो, एक प्लस कर दो। ठीक है, तो यहां पर अब आपके पास अगर मैं इसको इको करूं, क्या करूं, इको डॉलर काउंट, तो आप मुझे बताओ यहां पर वैल्यू क्या आएगी। 1। अच्छा, इससे भी पहले अब आपको एक और चीज बताऊंगा कि जिससे आपको ये समझ आएगा। अब आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी दो कैटेगरीज होती है, और वो होती है आपके पास प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल से पहले लगा हुआ है तो उसे हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो प्री का क्या मतलब होता है, पहले। ठीक है, आसान अल्फाज में आप बोलते हो ना, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे से पहले वाली सेलिब्रेशन। इसी तरह प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि ऐसा इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो वेरिएबल से पहले लगे। कहाँ लगे, वेरिएबल से पहले। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर वेरिएबल यानी एक्सप्रेशन के बाद लगे जिसके अंदर उसने इजाफा करना है, तो उसको हम उस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को क्या कहेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री मतलब पहले, पोस्ट यानी बाद में। प्री मतलब पहले, पोस्ट यानी बाद में। तो अब यहां पर गौर से देखो कि आपके पास जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पहले लगा या बाद में। तो ये कौन से टाइप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, बाद में लगा हुआ है। बात समझ आ रही है। और यहीं पर अगर मैं प्लस प्लस डॉलर काउंट करता, तो ये आपके पास क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट, ये प्री डिक्रीमेंट हो गया, और ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब ये आपने ध्यान में रखना है। अब हमेशा याद रखो, अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराते हुए उसको प्रिंट करवा रहे हो, देखो यहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा रहा हूं, हैंड टू हैंड क्या कर रहा हूं, प्रिंट करा रहा हूं, तो आपके पास मेमोरी और आउटपुट में फर्क होगा। जो वैल्यू मेमोरी में है और जो आउटपुट में आएगी उसमें फर्क होगा। अब यहां देखो, मैंने पहले क्या लिखा था, डॉलर काउंट प्लस प्लस। अगर मैं तुम्हें इसको तोड़ के दिखाऊं, अगर मैं इधर बीच में एक लाइन खींच दूं, तो अगर तुम इसको सेपरेटली देखो, पहले क्या चीज आ रही है, और फिर आ रहा है इंक्रीमेंट, और पीछे क्या लगा हुआ है, इको। इको कह रहा है डॉलर काउंट को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, फिर उसमें क्या करो, 1 प्लस कर दो। पहले क्या होगा, वैल्यू यूज होगी, पहले वैल्यू यूज होगी, फिर उसमें क्या होगा, एक का इजाफा हो जाएगा। बताता हूँ। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब इसमें दो चीजें, एक तो आपके पास प्रिंट क्या होगी, ठीक है, दूसरा आपके पास मेमोरी में क्या सेव होगी, यानी कि फ्यूचर के लिए। जब अगली दफा इसको यूज करोगे तो मेमोरी वाली आपके पास वैल्यू आएगी। अब यहां पर देखो, काउंट की वैल्यू क्या थी, 1। मैंने लगाया काउंट पे पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू यूज होगी फिर बाद में इंक्रीमेंट होगी। पहले यूज हुई, पहले प्रिंट हुई, तो प्रिंट में क्या आएगा, 1। और उसने बाद में इंक्रीमेंट किया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, मेमोरी में क्या स्टोर हुई, 2। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं क्या ऐसा है या नहीं है, हम लोग गलत बातें कर रहे थे, चेक करते हैं भाई। यहाँ पर हम जैम को ओपन करते हैं, और जैम को ओपन करने के बाद अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर लेते हैं। पोर्ट क्या है हमारी, 80, लोकल होस्ट 80/PHP। यहाँ पर operators.php। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, बना रही है, प्रिंट क्या हुई है, 1। अब मेमोरी में 2 है, मेमोरी में 2 होने का मतलब है कि इसको अगर मैं अगली दफा इको करूंगा, किसको, डॉलर काउंट को, इस दफा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहा, चेक करना चाहता हूँ डॉलर काउंट में अब क्या रखा हुआ है। अगर स्टिल 1 आता है, इसका मतलब कि इंक्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है। अब बात समझ आई। पहले क्या था, 1। 1 पहले यूज हुआ, क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में लगा हुआ है, पहले वैल्यू प्रिंट होगी फिर इंक्रीमेंट होगी, और फिर अगली दफा के लिए वो वैल्यू यूज होगी जो इंक्रीमेंटेड होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर प्लस प्लस काउंट लगाता, तो अब मुझे यहां बताओ प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, डॉलर काउंट की वैल्यू क्या थी, हमने इको किया डॉलर काउंट प्लस प्लस, क्या प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, फ्यूचर के लिए क्या वैल्यू हो गई, 2 हो गई।
डॉलर काउंट में अभी क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। अब मैं कर रहा हूँ प्री इंक्रीमेंट। पहले इंक्रीमेंट होगी फिर यूज होगी। तो पहले आपके पास 2 में, यानी कि पहले वैल्यू क्या रही थी, अब 2 में +1 होगा फिर प्रिंट होगा। तो प्रिंट क्या होगा? 3। क्या प्रिंट होगा? 3। और आपके पास मेमोरी में भी क्या होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। अब देखो, पहले इंक्रीमेंट हुई फिर यूज हुई, तो क्या प्रिंट होगा? 3। और मेमोरी में भी क्या होगी? 3, क्योंकि पहले वैल्यू थी 2, 2 + 1 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया तो अब आपके पास क्या आ रहा है? 3। अच्छा, एक काम करते हैं, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो हम साथ साथ यहाँ पर कॉन्केट करेंगे बी आर को। किसको कॉन्केट कर देंगे? बी आर को, ताकि हमारी लाइन जो है वो हाथ के हाथ ब्रेक होती रहे। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, आपके पास क्या आ रहा है? 1 और 3 है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप आए नहीं थे ना, आपको इसलिए नहीं पता। आपने वीडियो भी नहीं देखी। नहीं देखी? पहली क्लास में बताया ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आपने कॉन्केट करके ब्रेक कर दिया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं नीचे आऊं और यहाँ पर आने के बाद एक वेरिएबल बनाऊं जे, और उसके अंदर वैल्यू रख दूं 0। क्या रख दी? 0। और 0 रखने के बाद मैं नीचे जो है वो इको करूं। क्या इको करूं? माइनस माइनस $J। और उसके साथ मैं बी आर को कॉन्केट भी कर देता हूं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ कि प्रिंट क्या होगा? क्या प्रिंट होगा? -1। और मेमोरी में क्या आएगा? -1। यानी कि अब आपको बात समझ आ रही है कि पहले माइनस होगा फिर वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया, क्या आ गया? -1। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद दोबारा से स्टेटमेंट को हमने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर हमने कर दिया $J माइनस माइनस। क्या कर दिया? $J माइनस माइनस। अब मुझे बताओ प्रिंट में वैल्यू क्या होगी? प्रिंट -1 ही होगा। और मेमोरी में -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, अब -1 ही आ रहा है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अगली दफा इको करेंगे तो क्या आएगा? $J -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। है ना? ठीक है। अच्छा, एक गेम खेलते हैं इधर। मैंने कहा डॉलर काउंट इज 13। ठीक है। अब यहां पर मैंने इको किया, बल्कि नहीं, मैं यहां पर कहता हूँ $काउंट प्लस प्लस, और मैं इको करता हूँ $काउंट को। क्या प्रिंट होगा? कैसे पता चला? तो पहले तो प्रिंट होनी चाहिए थी ना। कैसे? हाँ बिल्कुल, तो अगले एक्सप्रेशन के लिए जो सेव्ड वैल्यू होगी मेमोरी में वो आएगी। उधर हम डायरेक्टली इको कर रहे थे इसलिए वहां फर्क पड़ रहा था। लेकिन जब आप बाद में किसी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ इको करोगे उस वेरिएबल को, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू आएगी, चाहे पोस्ट करो या प्री करो। ये बात आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि मैं इको करता हूँ $काउंट प्लस प्लस।
पहले वैल्यू क्या थी? 13। क्या लगाया है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले वैल्यू प्रिंट होगी, फिर बाद में मेमोरी में इंक्रीमेंटेड वैल्यू जाएगी, तो प्रिंट क्या होगी? 13। मेमोरी में क्या हो गई? 14 हो गई। डॉलर काउंट की वैल्यू अब क्या है? 14 है, याद रखना। नीचे आए प्री डिक्रीमेंट लगाया हुआ है, यानी कि एक कम होगा, पहले कम होगा फिर प्रिंट होगा। प्रिंट क्या होगा? 13। मेमोरी में क्या रहा? 13 रहा। अब क्या है वैल्यू? 13 है। फिर प्री डिक्रीमेंट किया, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेमोरी में भी क्या जाएगा? 12 जाएगा। पोस्ट डिक्रीमेंट किया, प्रिंट क्या होगा? और मेमोरी में 11 जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट किया, प्रिंट क्या होगा? 11। और मेमोरी में क्या जाएगा? 12 जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट किया, प्रिंट क्या होगा? 13। मेमोरी में क्या जाएगा? 13 जाएगा। प्री डिक्रीमेंट किया, 12 प्रिंट होगा और मेमोरी में 12 ही जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट किया, क्या था? 12 था, क्या प्रिंट होगा? 12 और मेमोरी में 13 जाएगा। पोस्ट डिक्रीमेंट किया, क्या प्रिंट होगा? और यहाँ पर आपके पास मेमोरी में क्या आएगा? 12 आएगा। बात समझ आई है? ये इतना लंबा करने का एक मकसद था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये स्टेप्स कैसे चल रहे हैं, है ना? है ना? ये बात समझ आ गई है? अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है, लूप पढ़ेंगे। जैसा उसमें था जावास्क्रिप्ट में वैसा ही है, सेम है। बस उसमें वेरिएबल बनाने के लिए लेट var कॉन्स्ट यूज होता था, इसमें डॉलर लगाना है वेरिएबल के पीछे, बस वही है। लूप्स डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बना ली पीएचपी की, यहाँ पे बॉयलर प्लेट ओपन क्लोज कर लेते हैं, और बॉयलर प्लेट ओपन क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर जो है वो इको करते हैं एक लाइन, और उस लाइन में हम लिख देते हैं, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले फॉर लूप। क्या पढ़ रहे हैं? फॉर लूप, और साथ में हम यहाँ पर बी आर भी ऐड कर देंगे। अच्छा, उससे पहले इस चीज को मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं कि लूप की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वही बेसिक सी मिसाल के, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना नाम प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? अपना नाम, साथ में बी आर भी कॉन्केट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सर बोलोगे कि सर आप इस तरह से नाम लिखें, और आप जो है वो 10-12 बार नाम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद लूज डॉट पीएचपी में गए, और आपको साथ के इतनी दफा नाम नजर आ रहे हैं। अच्छा भाई, अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं, हर जगह साथ खान करना था, अब आप हर जगह जाके करते फिरोगे, ऐसा ही है? तो इस चीज का हल क्या निकाला था हमने? वेरिएबल्स। कि मैं जो नाम है वो एक डॉलर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर साथ का नाम पुट कर दूं, साथ में बी आर भी लगा दूं, और यहाँ पर इको साथ खान की जगह पे क्या पास कर दूंगा? डॉलर नेम। अब इसको डॉलर नेम को मैं जितनी दफा भी चाहूँ इंस्टेंसेस इसकी क्रिएट करके जहां भी चाहूँ कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो आपके पास क्या आ रहा है? साथ। अब मुझे अगर हर जगह चेंज करना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? साथ खान कर दोगे, जहां जहां डॉलर नेम होगा वहां साथ खान हो जाएगा। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम तो हो गई खत्म, कि सर आप जो है वो एक दफा लिखने पर आपको बार बार चेंजेस करना नहीं पड़ेंगे, वेरिएबल्स ने आपका ये काम कर दिया, कंटेनर्स आपके पास आ गए। अब आपने बोला कि सर ये जो मेरे पास ये इतनी लाइन ऑफ रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, इसको मैं कैसे खत्म करूं? मैं जो है एक लाइन के अंदर ही डॉलर नेम प्रिंट करूं और वो 10 बार मेरे पास शो हो। उस वक्त क्या करूंगा? उस वक्त आएगा आपके पास लूप। लूप किसको कहते हैं? रिपीटेशन को। ऐसी चीज जो बार बार दोहराई जाए, ऐसी चीज जो बार बार दोहराई जाए। देखो ये फैन चल रहा है, ये फैन लूप में ही तो चल रहा है, अनटिल एंड अनलेस आप इसकी पावर कट कर दो, जब तक ये चलता रहेगा। इसमें ऐसे प्रोग्राम हुआ हुआ है कि इसने लूप में चलता रहना है, इसका लूप क्या है? घूमता रहेगा, एक एक ही काम को बार बार कर रहा है ना। ठीक है। सिमिलरली आप जो है वो हफ्ते में 3 बार एक ही काम को बार बार करते हो, आप एप्टे खाते हो। ठीक है। तो ये ऑन लूप आपके पास साइकिल चल रहा है कि आप रोज कॉलेज जाते हो, रोज आप कोचिंग जाते हो, या वगैरह वगैरह खेलने जाते हो, ये ऑन लूप चल रहा है कि भाई उस टाइम पर आपने ये काम करना है, या इतनी दफा करना है, या इतनी दफा नहीं करना है। ठीक है।
तो इस चीज के लिए हमारे पास आते हैं लूप्स। अब लूप समझने से पहले आपको समझना है कि एक काम जो बार बार दोहराया जाता है उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कुछ आपके पास चीजें होती हैं जो समझनी है। एक मिसाल देता हूं मैं, सबने वो काउंटर वाली तस्वीर देखी होगी, सब मुसलमान है ना यहाँ पे, ठीक है। काउंटर वाली तस्वीर देखी होगी जो उंगली पे पकड़ के हम लोग तस्वीर पढ़ते हैं, ठीक है। वो बड़ी अच्छी मिसाल है, मैंने जो है ना बड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया। अब उसके अंदर आप क्या करते हो, आप अपनी तस्वीर का काउंट गिनते हो, ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो ये तस्वीर जो है वो 20 बार पढ़नी है, तो आप उसमें काउंट करोगे 20 बार और आपको पता चल जाएगा। क्यों काउंट करते हो, ताकि आपको खुद से हर दफा कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपने कितनी दफा पढ़ लिया आपको ना याद रखना पड़े और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उस वक्त तस्बीह पढ़ते हुए, अब तस्बीह आपकी स्टेटमेंट है, यानी कि ये इको डॉलर नेम, इसको आपने कितनी बार, जितनी बार आप चाहते हो उतनी दफा आपने प्रिंट करना है यानी पढ़ना है, ठीक है। अब उस तस्बीह में तीन चीजें होती है। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसके अंदर आपको पता होता है कि आपने तस्बीह कहाँ से पढ़ना शुरू करनी, एक से पढ़ना शुरू करनी है, दो से, तीन से, उसकी बात चलो अभी नहीं करते, कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि कहाँ से चलेगा, ठीक है। अगर एक बंदे को वहां से, यहां से वहां तक चल के जाना है, तो वो ऑन लूप अपने पैर चलाएगा बार बार जब तक कि अनटिल एंड अनलेस वो दूसरे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल के चला ना जाए, ऐसा ही है। तो वो ऑन लूप अपने पैर जब तक चलाता रहेगा जब तक कि उसे अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिल जाती, ए पॉइंट से बी पॉइंट। इसी तरह सिमिलरली तस्बीह के अंदर भी आपको स्टार्ट पॉइंट पता है और एंड पॉइंट भी पता है। अब कोई आपको ये तो नहीं बोलता ना कि फलानी तस्बीह पढ़ते रहो, 313 बार पढ़ लो या 200 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, आपको एक काउंट मिलता है, ऐसा ही। अगर कोई आपको बोलता है 50 बार पढ़ लो, तो जाहिर सी बात है आप एक से शुरू करोगे, 50 पे रुक जाओगे। एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 1, और 50 आपका क्या है, 50 आपका क्या है, एंडिंग पॉइंट है, क्या है, एंडिंग पॉइंट है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो मैंने मिसाल दी कि एक बंदा है वो यहाँ खड़ा है ए पॉइंट पे, उसको डोर तक जाना है बी पॉइंट तक, तो वो अपने पैरों को ऑन लूप जब तक चलाता रहेगा जब तक वो बी पॉइंट तक पहुंच नहीं जाता, ऐसा ही है। अब उसको बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक तो पैरों को मूव करना है, ठीक है, और दूसरा उसको स्टेप्स लेने, क्या लेने, स्टेप्स। वो एक स्टेप में तो नहीं पहुंच सकता ना, यहाँ से वहां तक छलांग तो नहीं मार लेगा ना, या कराची से लाहौर को छलांग मार के एक स्टेप में पहुंच जाएगा, नहीं। वो स्टेप्स में चलता जाएगा जब तक कि वो अपनी डेस्टिनेशन में नहीं चलता जाए। अगर मैं वो उसको बोलूँ तो तुम्हें स्टेप लेने ही नहीं है और तुम्हें फिर भी चलना है, तो वही मिसाल है जैसे ट्रेडमिल पे, ट्रेडमिल देखिए ना कि एक ही जगह पे आप खड़ो एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी टांगे तो चल रही है लेकिन आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव नहीं कर रहे, ठीक है, उसमें स्टेप्स नहीं होते, ठीक है, कि भाई वो बंदा खड़ा और अपने पाँव हिलाए जा रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पा रहा। तो तीसरी चीज होती है स्टेप्स, क्या होते हैं, स्टेप्स। स्टार्ट पॉइंट होता है लूप के अंदर, एंडिंग पॉइंट होता है, और तीसरा होता है स्टेप। स्टार्ट पॉइंट उसको पता है यहां से चलना है, वहां तक जाना है, और हर दफा एक एक कदम करते हुए जाना है। आपने एक से चलना है, 50 तक जाना है, और हर दफा एक दो तीन चार पांच एक एक का स्टेप लेते लेते हर स्टेप पर स्टेटमेंट प्रिंट करते यानी अपनी तस्बीह पढ़ते 50 तक पहुंचना है। लॉजिकली समझना है इसको, ठीक है। वैसे तो समझ आती है ये बातें, लेकिन इसको इतना डीप लॉजिकली इसलिए समझना है क्योंकि प्रोग्राम को आपको समझाना होता है, प्रोग्राम को नहीं पता ये सारी बातें। आपका ब्रेन तो कैपेबल है कि वो इतना सोच लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, वो इतना गौर नहीं करता, लेकिन इसको तो समझाना है, तो इसलिए डीपली आपको पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप, ठीक है। अब यह आपने करना है। अब स्टेप जो है वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कहता है कि भाई आपने 1 से 20 तक फलानी तस्वीर पढ़नी है, ठीक है, किस कहाँ तक पढ़नी है, 20 बार पढ़नी है। अब आप 1 से 20 तक पढ़ सकते हो, यानी कि 1 से 20 तक अपने काउंटर में काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 20 तक जाओगे और आपकी हो जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप 1 से 40 तक काउंटर में पढ़ोगे, लेकिन हर दफा दो का जम करोगे, यानी कि पहले आप क्या कर रहे थे, 1 आपने दबाया, आपने एक दफा तस्बीह पढ़ी, फिर 2 हुआ, फिर एक दफा तस्बीह पढ़ी, फिर 3 हुआ, फिर एक दफा तस्बीह पढ़ी। अब आप क्या कर रहे हो कि 1 2 3, 3 पे आके एक तस्बीह पढ़ रहे हो, फिर 4 स्किप कर रहे हो, 5 पे आके एक तस्बीह पढ़ रहे हो, 6 स्किप कर रहे हो, 7 पे पढ़ रहे हो। तो आप हर दफा एक नंबर स्किप कर रहे हो, यानी कि दो का जम कर रहे हो। कितने का जम कर रहे हो,
दो का, इस दफा एक का इंक्रीमेंट करने के बजाय दो का इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो अगर मैं 1 से 40 तक दो दो के जम के साथ जाऊं तो मैं कितनी दफा तस्बीह पढ़ूंगा? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। ये बात समझ आ रही है? तो स्टेप मैटर नहीं करता, आपका आउटपुट मैटर करता है। आपने लूप की कंडीशंस वगैरह सब ऐसे सेट करनी है कि आपका आउटपुट डिजायरेबल आए, जो आप चाहते हो। नहीं नहीं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है इनिशियलाइजेशन। क्या होती है? जो लूप के अंदर हम इसको कहते हैं। और आपके पास एंडिंग पॉइंट होती है कंडीशन। क्या होती है? कंडीशन। और स्टेप्स आप डिफाइन करते हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट कब करोगे? जब सीधा चल रहे हो, यानी 1 से 20 तक जा रहे हो तो इजाफा करते हुए जाओगे, 1 2 3। 20 से 1 तक आओगे जब भी आप 20 बार ही पढ़ोगे ना। अगर मैं उल्टी तस्वीर पढ़ लूं 20 से 1 तक, जब भी कितनी बार पढ़ूंगा? 20 बार। लेकिन मैं 20 से 1 आने में मैं कम करूंगा, ना कि नंबर को बढ़ाऊंगा। लूप सिंपल अल्फाजों के अंदर एक काउंटर होता है जिसमें आप गिनती चलाते हो। क्या चलाते हो? गिनती। अपना काउंट चलाते हो कि मुझे यहां से यहां तक का काउंट चाहिए, इतनी बार मुझे इस लूप को चलाने, या इतनी बार मुझे लूप को रिपीट करना है। वो काउंट बताना होता है बस लूप के अंदर। और स्टेटमेंट या आपका कोड कुछ भी हो सकता है जो उतनी बार रिपीट होगा। सही है। गिनती चलानी। गिनती कहाँ से चलेगी, कब तक चलेगी, और कितने का उसमें स्टेप होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 50 तक जाएगी, या 1 2 को स्किप करके 3 पे आएगी, 4 को स्किप करके 5 पे, या 5 5 के स्किप से कि 1 से 5 पे आएगी, फिर 5 से सीधा 10 पे आएगी। बीच के नंबर स्किप हो गए। 5 5 का इंक्रीमेंट करना है, 10 10 का इंक्रीमेंट करना है, आपके ऊपर है। ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप स्टेप्स डिफाइन करते हो इससे। अब फॉर का सिंटेक्स देख लेते हैं। जो सबसे पहला आपके पास बेसिक लूप होता है वो होता है आपके पास फॉर लूप। कौन सा होता है? फॉर लूप। दूसरा आपके पास बेसिक लूप होता है वाइल लूप। ठीक है, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। और आपके पास होता है डू वाइल लूप। ठीक है। तीनों का काम सेम है, कुछ की डिफरेंसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तीनों का काम क्या है? ऑन रिपीट आपकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहना, बजाय इसके कि आप खुद से 50 बार उस स्टेटमेंट को अपने कोड में लिखो। एक दफा लिख दो, 50 बार रिपीट हो जाएगी, इसलिए लूप यूज हो रहा है ना? अब यहाँ पर फॉर लूप की हमने हेडिंग लगा दी। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? आप लिखते हो फॉर का कीवर्ड, और आप लगाते हो पैरेंथेसिस। क्या लगाते हो? पैरेंथेसिस। और आप यहाँ पे लगा देते हो फॉर की बॉडी। क्या लगा देते हो? बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। ठीक है। और फॉर कब चलेगा? देखो, पैरेंथेसिस में आप जो कुछ भी लिखोगे वो ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रू। अगर फॉर की पैरेंथेसिस में आप जो भी लिखोगे वो ट्रू होता है, तो फॉर की बॉडी यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स में जो कुछ लिखोगे वो उतनी बार रिपीट होगा जितना काउंट आपने डिफाइन किया है। इसके अंदर जो कुछ लिखोगे वो उतनी बार रिपीट होगा। ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास फॉर के लूप के अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं उनके अंदर भी तीन ही पैरामीटर्स जाते हैं। कितने? यही जो मैंने आपको बताया, स्टार्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और स्टेप्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है। अब यहां पर आपको एक और बात समझनी है। देखो, जो आप काउंट उस तस्वीर के अंदर काउंट कर रहे हो, वो एक डिवाइस है जो कि आपके काउंट को स्टोर करती है। पिछला काउंट भी याद रखती है, उसमें एक का इजाफा करती है, और उसको भी याद रखती है, फिर एक का इजाफा रखती है, उसको भी याद रखती है। स्टोर होता है ना आपका काउंट, आपका नंबर स्टोर हो रहा होता है। हमारे पास प्रोग्रामिंग में अगर मुझे काउंट को स्टोर करना है तो मैं किसको यूज करूंगा? वेरिएबल को। किसको यूज करूंगा? वेरिएबल को। अपने नंबर्स को स्टोर करने के लिए किसको यूज करूंगा? वेरिएबल को। तो स्टार्ट पॉइंट आपके पास, आपने सबसे पहले क्या करना है? स्टार्ट पॉइंट बनाते हुए आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है। क्या करना है? अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने इस वेरिएबल का नाम रख दिया लूप। क्या रख दिया? लूप। अब यहां देना है सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, यानी कि एक नंबर दोगे। लूप लूप वेरिएबल के अंदर एक नंबर डिफाइन करोगे जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मैंने कहा 1। मैंने क्या कह दिया? 1। स्टार्ट पॉइंट क्या है? 1। लूप कहां से चलेगा? 1 से चलेगा। फिर आप लगाओगे टर्मिनेटर सेपरेट करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है। आपने कहा कहां तक चलेगा, कब तक चलेगा, और कहां तक जाएगा। अब हमने बोल दिया कि भाई 50 तक जाएगा। क्या ये बात सही लिखी है? नहीं। नहीं। मैंने कहा कि आपके पास लूप की पहली दफा में वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और फिर मैंने उसको कह दिया, देखो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसका काम क्या है? इसके आगे मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो असाइन हो जाएगी वेरिएबल को डायरेक्टली। ठीक है। जबकि मैं कह रहा हूं कि 1 से 50 तक जाने, 1 से 50 जाने का मतलब है 1 2 3 4, इसमें जितने भी बीच में नंबर्स हैं वो सब होने चाहिए इंक्लूडेड।
यहां तो उनका कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा, मैंने कहा एक और सीधा 50। मैंने लूप को बराबर कर दिया पहले एक के और सीधा 50 के बराबर कर दिया, बीच के नंबर का है। नहीं नहीं, अब समझा। यहां पर मैं इक्वल्स लगाने के बजाय लगाऊंगा लेस देन 50। ये कंडीशन हो गई। लेस देन 50 का मतलब है कि मेरे लूप के नंबर 50 से छोटे भी हो सकते हैं, 50 से छोटे भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हो? वो 50 के बराबर होना और 50 से छोटे होने में फर्क है। ठीक है, 50 से छोटे भी हो सकते का मतलब है कि इससे जितने नीचे नंबर है, 49, 48 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट माइनस तक, वो सब इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। और अगर मैं लेस देन इक्वल्स लगा दूं तो इसमें 50 भी इंक्लूड कर दिया, 50 भी इंक्लूड कर दिया और 50 से पहले वाले नंबर भी इंक्लूड कर दिया। तो कोई खुराफात ऐसी नहीं करेगा कि डायरेक्ट आपने 50 दे दिया उसको कंडीशन के अंदर। ये मेरा एंड पॉइंट हो गया, क्या हो गया? एंड पॉइंट, कि भाई मेरा जो नंबर है वो हद हद मार के कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाएगा, और उससे नीचे सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। उसके बाद यहां पर मैंने लगा दिया डॉलर लूप प्लस प्लस, यानी कि हर दफा एक का इजाफा होगा। हर दफा जब लूप एक बार चल जाएगा तो हर दफा एक का इजाफा हो जाएगा। ये मैंने कौन सा इंक्रीमेंट किया है? पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। यूनरी ऑपरेटर तो उनको कहते हैं जो एक ऑपरेंड पे लगते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी है, लेकिन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ कौन सा, ये पूछ रहा था किस टाइप का लगा। देखो लूप कहाँ से चलेगा? वन से चलेगा, इक्वल्स वन, और कब तक चलेगा? जब तक के लूप के अंदर जो नंबर्स हैं वो लेस देन और 50 के बराबर है, जब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है। अब लूप चलता रहेगा क्या मतलब है कि इसके बॉडी के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो कुछ लिखूंगा वो उतनी बार रिपीट होगा। ठीक है। और हर दफा एक का प्लस होगा। तो यहां पर मैं इको कर देता हूं, क्या इको कर देता हूं मैं? इको कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल तैमूर। ठीक है, और यहां पर मैंने बी आर लगा दी, है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए? 50 बार तैमूर आना चाहिए। अच्छा 50 बार ज्यादा हो जाएगा, लंबी लाइन हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने 10 कर दिया इसको। ठीक है, 10 बार आ जाएगा तैमूर। तो यहाँ पर आए और रिफ्रेश किया, तो अब आप देख सकते हो कि 10 बार क्या आ रहा है? तैमूर आ रहा है। ये हमारा मसला हल हो गया। देखो एक ही लाइन लिखी और हमारा काम 10 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार चाहूँ विदाउट राइटिंग द लाइंस ऑफ कोड आपके पास काम हो गया। डन है? अच्छा अब यहाँ पर आपके पास इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि किस तरह से काम करता है। यहाँ पर आपके पास फॉर के लूप की पहली वैल्यू क्या थी? वन, क्या थी? वन। अब ये लाइन बाय लाइन चलता है। कैसे चलता है? लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले वो चेक करेगा इनिशियल वैल्यू क्या है, वो उठा लेगा, वन है, क्या है? वन है। अगले फिर वो आएगा कंडीशन पे, वो कंडीशन पे कह रहा है कि डॉलर लूप के अंदर जो नंबर पड़ा है, क्या वो छोटा या बराबर है 10 के? क्या वन लेस देन 10 नहीं होता? होता है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। इसका मतलब है लूप चलेगा। उसके बाद उसने कहा पोस्ट इंक्रीमेंट कर लो, यानी कि एक दफा पहले वैल्यू यूज होगी, फिर बाद में टू हो जाएगी। फिर लूप की वैल्यू वन प्लस वन कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टू। अब यहाँ पर आपके पास क्या रखा हुआ है? यहाँ पर अब आपके पास वन की जगह ओवरराइट होके क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू। फिर आपके पास आएगा टू, और टू लेस देन होता है 10 के। फिर प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा? तैमूर प्रिंट हो जाएगा। फिर आपके पास टू प्लस वन क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री हो जाएगी। थ्री भी आपके पास छोटा होता है 10 से, ऐसा ही है। थ्री भी 10 से छोटा होता है। कंडीशन स्टिल ट्रू है, जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक लूप चलेगा। इसी तरह इंक्रीमेंट करते 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 फॉर एग्जांपल वो आ गया 10 पे, कहाँ आ गया? 10 पे, वो 10 पे आया, स्टिल आपके पास कंडीशन ट्रू है, क्योंकि मैंने लेस देन इक्वल्स लगाया हुआ है, यानी कि 10 छोटा तो नहीं होता 10 के, लेकिन बराबर होता है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। अभी भी तैमूर प्रिंट होगा। फिर एंड में वो 10 प्लस वन करेगा तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा सर। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। अब इसने चेक किया कि 11 जो है वो क्या लेस देन इक्वल्स 10 है? ना ही छोटी है ना ही बराबर है। ना 11 छोटा होता है 10 से, ना बराबर होता है। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। लूप टूट जाएगा। अच्छा हमेशा याद रखना कि जब तक लूप चल रहा है तो इसके ऊपर या नीचे की स्टेटमेंट, सॉरी नीचे की स्टेटमेंट जब तक नहीं चलेंगे जब तक के लूप पूरा फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक के लूप पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता इसकी नीचे की स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी। ये बात समझ आनी चाहिए, है ना?
माइनस लगा दो, ये खराब हो जाएगा। इजाफा करना है ना, लूप तो सीधा चल रहा है। अरे तुम्हें उल्टा चलाना है वो बात करो। इलॉजिकल बात कर रहे हो तुम। 1 से 50 तक जा रहे हो, माइनस क्यों करोगे? 1 से 50 तक जा रहे हो, माइनस कैसे होगा? इंक्रीमेंट होगा। 1 से 50 जाने में इंक्रीमेंट इजाफा कर रहे हो ना, 1 2 3। पीछे कैसे जाओगे? पीछे जाओगे तो 50 पे कैसे पहुंचोगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं इको की जगह, अगर कोई आपसे बोले काउंटिंग ही प्रिंट करा दो जो लूप में चल रही है, तो कैसे कराओगे? लूप की काउंटिंग किस वेरिएबल में चल रही है? लूप की काउंटिंग किस वेरिएबल में चल रही है? लूप में, डॉलर। डॉलर लूप में, तो मैं इको कर दूंगा किसको? डॉलर लूप को, और साथ में इसको कॉनकेट कर दूंगा बीआर के साथ। बीआर के साथ कॉनकेट किया तो यहाँ पर आपके पास देखो 10 दफा लूप चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब भाई सवाल है कि इसको उल्टा कैसे करेंगे। अब उल्टा करने के कुछ रूल्स याद कर लो, 3 रूल है। कितने रूल है? 3। सबसे पहले जो एंडिंग पॉइंट था वो आपने स्टार्टिंग पॉइंट को दे देना है। एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट को, और स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को वैल्यूज स्वाइप कर दी। स्वाइप कर दी। स्वाइप करने के बाद अब आपके पास जो कंडीशन है, यानी कि जो लूप की कंडीशन, जो एंडिंग पॉइंट बनता है, इसमें 4 ही ऑपरेटर यूज होते हैं: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसके अलावा कोई और ऑपरेटर यूज नहीं होता। हमेशा याद रखो, जब इंक्रीमेंट हो रहा होगा, जब लूप सीधा चल रहा होगा, जब सीधा चलेगा 1 से 50, 1 से 100 वगैरह वगैरह, तो आपके पास लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू का यूज होगा। किसका यूज होगा? और अगर लूप उल्टा चल रहा होगा तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स का यूज होगा। किसका? अब लूप उल्टा चला रहे हैं तो आपने ऑपरेटर अभी कौन सा लगाया हुआ है? ऑपरेटर का नाम बोलो। लेस देन लगाया हुआ है, जो कि गलत है। यहां पर मैं इसको ऑपरेटर को भी घुमा दूंगा। रूल नंबर 1, वैल्यू स्वाइप कर दी। रूल नंबर 2, ऑपरेटर भी स्वाइप कर दिया। लेस देन था तो ग्रेटर देन कर दिया, ग्रेटर देन था तो लेस देन कर दिया। और उसके बाद इंक्रीमेंट को कर दिया डिक्रीमेंट। हो गया लूप उल्टा। प्री लगा दो, कैसे भी लगा दो, चलेगा वो 10 बारी। हो गया उल्टा। बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, अगर मुझे इन सब का सम चाहिए, इन सारे नंबर्स का सम चाहिए, एक ही दफा, बार बार 10 दफा नहीं, एक ही दफा, तो मैं कैसे निकालूंगा? कोई मुझे कहता है कि भाई 1 से 10 तक जो गिनती है उस सबका सम दे दो। अभी तुम्हें ह्यूमन ब्रेन से करते हुए तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम प्रोग्राम से करोगे तो तुम्हें विद इन सेकंड आंसर मिल जाएगा। कैसे करोगे?